नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। गोंडा में सियासी संग्राम अपने चरम पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट बेहद हॉट सीट कही जाती है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीता तो सेवा करूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे से उनका मुकाबला है, जो कि बीजेपी के धुरंधर चेहरों में शुमार है। झारखंड की सियासत के वो किरदार हैं जो अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जहां एक और निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं, तो प्रदीप यादव अपने आखिरी चुनाव का जिक्र करके इमोशनल दांव चल चुके हैं। वैसे तो 2019 में भी प्रदीप यादव चुनावी रण में इसी तरह का बयान दे चुके हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं 2019 में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। और कई मौका पर उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन संन्यास नहीं लिया। तो आज की चर्चा इसी वार पलटवार पर, और जानेंगे कि आखिरकार इस सियासत के पीछे असली मकसद क्या है। तो चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। चुनाव में जीता तो गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, और ना जीता तो मैं राजनीति को यही विराम देने वाला हूं, आज आपको बता रहा हूं। इसलिए मेरा भी अंतिम चुनाव है। अगर जीत गया, जनता का आशीर्वाद, आपका परिश्रम हुआ, तब तो फिर कदम आगे बढ़ेगा। गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, वरना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करूंगा, राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन का करो या मरो चुनाव है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं प्रदीप यादव। कह रहे हैं कि चुनाव जीता तो सेवा करूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी, झारखंड की सियासत में सबसे हॉट सीट बन चुकी गोड्डा में सियासी संग्राम अपने चरम पर है। वैसे तो पहले इस लोकसभा सीट से दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस ने चुनावी रण में उतारा था, मगर पार्टी के भीतर विरोध के बीच कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया। अब इस सीट से 5वीं बार प्रदीप यादव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद 3 बार के भाजपा के गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे से उनका मुकाबला है, जो कि बीजेपी के धुरंधर चेहरों में शुमार हैं और झारखंड की सियासत के वो किरदार हैं जो अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जहां एक और निशिकांत दुबे चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, तो वहीं प्रदीप यादव अपने आखिरी चुनाव का जिक्र कर इमोशनल दांव चल चुके हैं। देखिए, जो आदमी 4 बार लगातार हार चुका है, 2004 में वो फुरकान अंसारी से हारे, 9, 14 और 19 3 बार हमसे हारे। जब डायरेक्ट फाइट नहीं थी 2009 में, 2014 में, तो मेरा मार्जिन कम था। 2019 में जो है वो मार्जिन लगभग 2 लाख के आसपास था। दूसरा क्या है कि जब उम्मीदवार एक सक्षम उम्मीदवार हो तो उसके खिलाफ आप प्रचार कर सकते हैं। इनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, आज भी उनकी दुमका कोर्ट में पेशी हुई है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसीलिए क्या होगा वो कोर्ट ही फैसला करेगी। लेकिन आरोप क्या है? बलात्कार का आरोप है, और अपने ही कार्यकर्ता का जो है बलात्कार करने का आरोप है। बाबूलाल मरांडी जी जो उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष थे तत्कालीन, उनके साथ जो चैट है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई इतना निकृष्टतम आदमी कैसे हो सकता है। वैसे तो 2019 में भी प्रदीप यादव चुनावी रण में इसी तरह का बयान दे चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद संन्यास ले लूंगा। कई मौकों पर उन्होंने संन्यास लेने की बात कही, मगर संन्यास नहीं लिया। अगर इस लड़ाई में हम इस बार सफल नहीं हुए, तब तो हम सोचेंगे कि गोड्डा की जनता हमें पसंद नहीं करती है, अब हमें अपनी यात्रा को यहाँ विराम देना चाहिए। ये मेरी अंतिम यात्रा होगी, अंतिम लड़ाई। अगर हम सफल हुए तब तो यात्रा को आगे ले जाएंगे, नहीं तो हम भी अपनी यात्रा को वही विराम देंगे कि गोड्डा के लोग जब पसंद नहीं करते तो फिर जबरदस्ती किसी का मुकुट पहनने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए ये अंतिम यात्रा होगी,
अंतिम यात्रा होगी और अंतिम लड़ाई होगी कि अगर यह चुनाव में जीता तो गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, और ना जीता तो मैं राजनीति को यही विराम देने वाला हूं, आज आपको बता रहा हूं। इसलिए मेरा भी अंतिम चुनाव है। अगर जीत गया, जनता का आशीर्वाद, आपका परिश्रम हुआ, तब तो फिर कदम आगे बढ़ेगा। गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, वरना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करूंगा, राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन का करो या मरो चुनाव है। इसीलिए आपका सहयोग चाहिए, पूरा शक्ति लगाइए, हम तो पूरी शक्ति लगाएंगे। रविवार को ही कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदला है। पहले यहां से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया था, मगर अब यहां से प्रदीप यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदीप यादव को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव की जंग दिलचस्प मानी जा रही है। दोनों ही झारखंड की सियासत के बड़े किरदार हैं। ऐसे में इस जंग में कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर इतना जरूर है कि सियासत के खेल में गोड्डा में गद्दार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सियासत के इस खेल में गोड्डा में गदर लगातार जारी है, और इस गदर के बीच में सवाल अपनी जगह टिका हुआ है कि चुनाव के अंदर जब बात मुद्दों की होनी चाहिए तो मुद्दे कहां है। इमोशनल कार्ड से जीत तो सकते हैं, लेकिन जनता की जीत कैसे होगी। खैर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सच्चिदानंद जी, सवाल तो दरअसल ये है, और हालांकि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है चुनाव प्रचार करने की, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पूरे चुनाव में ये लड़ाई जो है प्रदीप यादव की तरफ से मुश्किल कर दी गई, ये इमोशनल कार्ड खेलकर, या पहले से ही आसान है जैसी थी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में चुन करके आते हैं तो उनको अपने क्षेत्र के लिए पूरे जिम्मेदारी और पूरे कहिए कि सक्रियता के साथ महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने क्षेत्र में कैसे धरातल पे उतारना है, उसको लेकर के गंभीर होने की जरूरत रहती है, जो कि निशिकांत दुबे जी में पूरी तरह से कूट करके कहिए कि भरा हुआ है। जिसका कि आप उदाहरण अगर ले लें तो गोड्डा लोकसभा में एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 4 लेन सड़क, रेलवे, पासपोर्ट ऑफिस, पावर ग्रिड, अनेकों सैकड़ों ऐसे योजना हैं जिनको अगर गिनाऊंगा तो पैनल का समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी चीजों को, ये सभी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो कि वर्षों से जो नहीं हो पाया था, यहाँ के क्षेत्र के लोग कभी रेल नहीं देखे थे, एयरपोर्ट का भी सपना पूरा नहीं हुआ था, और इन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया। और इनकी जो सक्रियता है पूरे अपने क्षेत्र में, पूरे एक कहिए कि एक सिपाही की तरह और पूरे समाज के लोगों के साथ, परिवार वो तो के ठीक साथ, है सर, कार्यकर्ताओं के साथ लगे मेरा रहते हैं। सवाल ये था, ये लड़ाई चूंकि इमोशनल कार्ड है प्रदीप यादव की तरफ से, और चूंकि वो कह रहे हैं कि दरअसल अगर हार गए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रदीप यादव जी अगर कुछ कहते हैं तो मुझे इनके वक्तव्य के ऊपर एक बात कहनी होगी। अगर कोई जनप्रतिनिधि कुछ कहते हैं तो जनता पूरी बारीकी से सुनते कि हमारे नेता कह क्या रहे हैं, और उस चीजों को दिमाग में बिठा करके वर्षों तक रखते हैं कि हमारे नेता ने ऐसा कहा है, इसलिए इस बार जो है हम लोगों को वोट जो है बढ़ चढ़ के देना चाहिए। लेकिन जब जनाधार मिलता है, सच्चिदानंद जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिन्हा जी आ रहा हूं। हमारे साथ एलन तिवारी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर हैं, और खास तौर पर अगर हम देखें असली पहचान जो है वो अपने दर्शकों को बता दूं, खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्ते। तिवारी जी, ये प्रदीप यादव का एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा अगर वो जीते नहीं, अगर वो हार गए तो फिर राजनीति से ही वो संन्यास ले लेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही कि इस तरह के इमोशनल कार्ड खेलकर जनता का दिल बहलाना चाहते हैं, मुद्दे नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी के
मेरे भाई जो अपनी बात रख रहे थे, हाँ मैं उसको बहुत ध्यान से सुना। इनके निशिकांत दुबे के संबंध में, निशिकांत दुबे जी के संबंध में कुछ अपनी बात रख रहे थे, तो भाई ये तो इनके प्रधानमंत्री जी से लेकर के छोटा कार्यकर्ता सब योग्य हैं और बाकी विपक्ष के सारे लोग अयोग्य हैं। तो यही रट लगाए हुए हैं ये लोग। अब दीपिका पांडे जी का टिकट कटा है, तोबा मचा हुआ है, ये काट करके प्रदीप यादव जी को क्यों दिया गया। मैं इस संदर्भ में बड़ी विनम्रता से के साथ पूछना चाहता हूं कि सीता सोरेन जी को लॉन्च करने के बाद सुनील सोरेन का टिकट क्यों काट दिया गया। इस पर ये जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, मुश्किल ही है, इस पर जवाब कहाँ दे पाएंगे। हाँ, तो वही बात है, सबके अपने अपने दल की नीतियां हैं, अपना दृष्टिकोण है, अपनी बात रखने की कला है, अपना निर्णय लेने के तौर तरीके हैं। उसमें ये हस्तक्षेप करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। इनके बारे में अगर कुछ होता है, इनके दल के नेताओं के बारे में, तो ये उत्तर नहीं देंगे। हाँ। उस पर मौन साध लेंगे। हाँ, तिवारी जी, अब प्रदीप यादव पर एक बार बता दीजिए। प्रदीप यादव की जी, प्रदीप यादव की तो देखिए, चुनाव में आचार संहिता के विरुद्ध उन्होंने नहीं बोला। ये बात जो इन्होंने कहा है कि यदि मैं चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये इनके हृदय का उद्गार जो था वो आम जनता के बीच में रख दिया। हाँ। अभी आम जनता निर्णय लेगी। लेकिन ये सर 2019 में भी कहा था। देखिए, तो अब हम कई नेताओं के नाम बीजेपी के लोगों का लें कि लोग क्या कहे थे और क्या। सर आप अगर नाम लेंगे तो उस पर मैं बहुत कड़ाई से, बहुत तीखे सवाल इनसे करूंगा, पूछूंगा जरूर। लेकिन अच्छा, तब सर, लेकिन जब आप प्रदीप यादव पर सर जवाब देंगे, और जाहिर सी बात है सर, देखिए तिवारी जी आप राजनीति को अच्छे समझते हैं, ये जो है ना, ये कवच नहीं हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमारी तरफ ऐसा हो रहा है। आप देखिए नई चीज लेकर आए, नई बात लेकर आए हैं, तो उनसे अलग भी तो होना पड़ेगा ना आपको राजनीति में। तो मेरा कहना है कि हमारा इनके संबंध में, इनके नेताओं के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमारा ये कहना है कि आदरणीय प्रदीप यादव जी विधायक भी हैं और हमारे पुराने नेता हैं। जब कुछ विरोध शुरू हुआ, पार्टी में आंतरिक कुछ मतभेद हुआ, तो हमारे दल के सीनियर नेताओं ने ये निर्णय लिया। ये दल का निर्णय था, प्रदीप यादव जी को उतारा गया है। प्रदीप यादव जी ने अपनी बात रखी। मेरा कहने का सर मतलब ये है कि देखिए 9 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो और 19 का चुनाव हो और अब 24 का चुनाव है प्रदीप यादव के लिए। जनता में अगर विश्वसनीयता सर रखनी है, आप बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बात को, तो सर बात एक करनी पड़ेगी। ये बात जो आज वो कह रहे हैं, ये बात 2019 में वो कह चुके हैं सर, हमने बयान भी चलाया उनका, यही बात सेम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर चुनाव में हार गया तो अब राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कहने का मतलब ये है सर, 19 में तो वही कहा ना, अब 24 में भी आप वही कह रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए तिवारी जी, उसके बाद दीपक जी के पास चलूंगा मैं। देखिए, हमको इस संदर्भ में बहुत कुछ नहीं कहना है। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ये प्रदीप यादव जी के हृदय के उद्गार हैं। 2019 में अगर उन्होंने कहा था, उसी को वो रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्यों उस बात को रिपीट कर रहे हैं? तो ज्यादा एक गांव में कहावत थी कि शेर आया, गांव वाले निकलते थे, पता चलता था कि शेर आया ही नहीं। मुझे लगता है कि जनता भी इस बार हल्के में लगी कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस बार इस्तीफा दे दूंगा। और ये 2019 की पुनरावृत्ति, और मुझे लगता है कि जनता के ऊपर कोई प्रभाव जो है ये नहीं डाल पाएगी इस तरह के स्टेटमेंट से। और ये सिन्हा जी आ रहा हूं, सिन्हा जी, तिवारी जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। चलिए दीपक जी बहुत देर से इंतजार। दीपक जी, चल क्या रहा है ये? कल देखिए हम चर्चा कर रहे थे इसको लेकर, और आज एक नया स्टेप गोड्डा को ही लेकर। ये दरअसल सियासत में बात देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में अगर जनता के सामने रखना है तो वो बातें रखिए जो आप लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये सर क्या चल रहा है झारखंड की सियासत में? कोई कह रहा है कि हम चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे, खैर वो उनका उद्गार है। ये कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे अगर हम जीते नहीं, ये उनका उद्गार है। लेकिन सर 19 में भी यही था। अजितेश जी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके पैनल में चलाया गया कि जो स्टेटमेंट कल प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रदीप जी ने अपने भाषणों में कांग्रेस कार्यकर्ता को कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और अगर मैं नहीं जीत पाया, जीत गया तो आगे ये कारवां चलेगा।
और नहीं जीत पाया तो मैं पोड़ैया मतलब विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। वो पोड़ैया हाट से 5वें टर्म के विधायक हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ने की बात, और सही बात उन्होंने 2019 में भी किया। बिल्कुल सर। प्रदीप जी गोड्डा के अंदर जो है एक वरिष्ठ, झारखंड के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री रहे, एक बार वो सांसद भी रहे बाय इलेक्शन। लेकिन अब प्रदीप जी ने 2019 में भी वो अपने आप को गोड्डा का धरती पुत्र कहते हैं। और तो उन्होंने गोड्डा के लोगों को कहा, जिस तरह एक बच्चा जिद करता है, ये नहीं दोगे तो हम वैसा कर लेंगे। तो 2019 में उनको जो है गोड्डा की जनता ने वो आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद 2024 में भी प्रदीप जी ने कहा कि अगर अब की बार नहीं जीते तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, गोड्डा अपना धरती पुत्र खो देगा। तो देखिए अब गोड्डा की मतदाता पर निर्भर करता है लोकसभा के, उनको आशीर्वाद मिलता है कि वाकई में प्रदीप जी अपने कही गई बातों पे सर इन सब बातों का असर होता है क्या जनता पर? नहीं, बने रहेंगे या फिर 2029 के भी चुनाव में बोलेंगे। देखिए अगर तिवारी जी अगर 19 में नकार दिया इस बात को कहते हुए, तो 24 में सर मेरी बातों को अगर उन्हीं बात को दोहराएंगे तो क्या फायदा होगा सर? हाँ अजितेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरी बातों को सुना जाए तो यहाँ पे ये कहने का बात है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोश में लाने का एक इसको बयान कहा जाएगा मेरी नजर में, कि कार्यकर्ता जोश में आए, जनता को भी लगे। लेकिन जहां तक मेरा पॉइंट है, जो सर्वे बताया जा रहा है वो सर्वे यह है कि गोड्डा की जनता ने विकास के ऊपर वोट करना शुरू कर दिया है, और गोड्डा में 2019 से 24 के बीच में जो विकास का रेखा खींचा गया है, हाँ, जिसमें कि रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, एनएच और भी कई तरह की चीज विकास के कार्य, हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी तरह का अगर अभी घोषणा या फिर संन्यास की बातें कोई भी विपक्ष में खड़ा हुआ नेता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अगर ले भी लेगा तो मुझे इस बात पे कंफ्यूजन है कि गोड्डा के मतदाता उनके इस बात को लेकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगता है कि निशिकांत दुबे के को हराने में विपक्ष सक्षम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दीपक जी, जी तिवारी जी आप बोलिए। आप सर एक निवेदन है मेरा। जी सर। एक नारा अभी आपने सुना होगा, मुझे लगता है देश ने, सारे देश के लोगों ने सुना है कि अब की बार 400 पार। तो क्या ये भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आश्वस्त करेंगे लोगों को कि यदि 400 पार नहीं हुआ तो अगले बार ये बात नहीं कहेंगे? वो इनके कहने के लिए सभी बात में छूट है। अगर प्रदीप यादव जी ने एक बात कह दिया तो पकड़ लिया है इन्होंने दोनों हाथ दोनों पैर से। ये अच्छी बात नहीं है सर। राजनीति में परंपराओं को स्वस्थ रहने दिया जाए। अगर आपको बोलने की छूट है, मैं तो कह रहा हूं चुनाव अभी शुरू है, प्रथम चरण का हो गया है, दूसरे चरण का होने वाला है। हमको ये बताएं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या अबरी बार 400 पार नहीं हुआ, तो ये नारा फिर अगली बार 29 में लगेगा या नहीं? ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी जवाब देंगे, लेकिन तिवारी जी मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक ये कहना कि अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो मैं संन्यास ले लूंगा, और एक ये कहना कि अब की बार 400 पार। सर मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल मैं इस तरह का पत्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं सिर्फ, सर दो अलग अलग चीजें होती हैं। सिन्हा जी जवाब दीजिए। दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग है। जैसे कोई भी छात्र को ही ले लीजिए कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो सभी छात्र कहते हैं कि मैं इस बार 100% लाने का प्रयास करूंगा। तो ये एक प्रयास, बिल्कुल वो ये नहीं कह रहे कि अब मैं अगर पास नहीं हुआ, 100% नहीं आया तो मैं अगली बार एग्जाम ही नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये एक प्रयास के लिए बात बोला जा रहा है माननीय मोदी जी की ओर से कि अब की बार 400 पार। तो एक छात्र एग्जामिनेशन देता है तो वो हमेशा कहता है अपने गार्जियन को कि इस बार मैं 100 में 100 लाऊंगा, लेकिन 95 ही आते हैं या 90% आते हैं। तो प्रयास हमेशा ज्यादा का ज्यादा रहना चाहिए। तिवारी जी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो है अपना, लेकिन सर तिवारी जी की उस बात का जवाब तो दे दीजिए जो वो सीता सोरेन और सुनील सोरेन की सीट को लेकर बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये पार्टी का विषय है और पार्टी के अंदर बिल्कुल देखा आपने भी उन्हीं की तरह जवाब दिया ना
सेम जवाब पार्टी था ना का न्या, है, एकदम कहाँ पर कौन सीट बैठते हैं और किस वजह से कौन कहाँ से बिल्कुल। चुनाव लड़ेंगे। देखिए उनका सेम जवाब था ना, बिल्कुल जो तिवारी जी ने अभी- जवाब दिया वही आपने दिया ना। अभी गोड्डा में जो चलिए आपने एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है दीपक जी कि देखिए इंडिया वॉइस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साथ आ गए, एक स्टैंड ले लिया एक चीज पर, पहली बार। ये इस पर डिबेट करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही नहीं होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि पहली आपके बार हुआ चैनल होगा के- ये। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरा एक व्यक्तिगत जो है एक स्टेटमेंट रहता है कि ट्रिपल C के फार्मूले से ऊपर उठ करके लोग मतदान करें, गैस, क्राइम और कास्टिज्म, इस पर नहीं शीर्षक वो न ठीक है बनाएं। सर। अब तिवारी जी अब अपनी बात बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत पूरी विनम्रता से, कि कहाँ प्रदीप यादव और कहाँ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। कोई तुलना नहीं है सर। ये एक राज्य के एक विधायक हैं और वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से नारा लगता है, सुनिएगा आप, अब की बार बायां हाथ उठाते हैं ऐसे और दाहिना हाथ से करते हैं 400 मैंने तो कहा आपको, मैंने आप कोई भी नेता हो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का जो है प्रयास करेंगे ही नहीं। शांत रहिए आप। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, आपकी उसको दोहरा रहे हैं। मैं आपके बारे आपकी ज्यादा बारी होती है, ज्यादा से ज्यादा सीटों को लाने देखिए के सर, लिए इनको हमेशा रोकिए। पार्टी प्रयास करती है इनको रोकिए, और उसी के सिन्हा आधार जी, पे सिन्हा जी, 400 बार इनको बोला गया रोकिए, है। बोल लेने इनको दीजिए। रोकिए, इनको रोकिए। वो आपकी बारी में नहीं बोले थे। बोलिए बोलिए। बीच में अतिक्रमण अच्छी बात नहीं है। जी जी। मैं किसी के पारी में नहीं बोलता, एक शब्द नहीं बोलता हूँ। नहीं तिवारी जी बोलिए, कोई नहीं बोले, मेरा निवेदन है आप नाराज ना हो। हाँ, कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना एक साधारण विधायक से की जाए, ये भारत के लिए शर्मनाक बात है। अगर माननीय प्रदीप यादव ने ये कह दिया कि अबरी अगर नहीं हमको आपका समर्थन मिला तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे, ये अगर सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग है तो क्या यह सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग नहीं है क्या? कि अब की बार 140 करोड़ मतदाता आपको वोट करेंगे। आप कौन होते हैं वोट करने वाले? अब की बार 400 पार, ये कौन होते हैं आप कहने वाले? यदि आप 400 पार नहीं होता तो आपको घोषणा करनी चाहिए कि हम पहले बोल चुके हैं, नहीं पार हुए हम राजनीति छोड़ देंगे, झोला उठाएंगे और चल तो देंगे। ये बोले तो सर, वो तिवारी जी बात वो बोले तो, बोला कहा उन्होंने कि अगर 400 पार नहीं आए तो हम संन्यास ले लेंगे। नहीं, 400 पार कहने वाले आप कौन है? किसने अधिकार दिया आपको? वोटिंग करता है भारत की जनता, आप कैसे अनुमान लगा ली? हाँ। हैक कीजिएगा, ईवीएम हैक करिएगा, क्या करिएगा? अरे अब सर ईवीएम, तिवारी जी कहाँ आप चर्चा ले जा रहे? ईवीएम सर कहाँ से? यही चुनाव चल रहा है ना। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें कहा था ना, आंकड़ा दिया था ना सर। अब सर कल को आप कहेंगे ईवीएम, फिर सर कहाँ ईवीएम आ गया इसमें? झारखंड में जब जेएमएम का जनाधार आता है तब ईवीएम कहाँ चला जाता है? थर्मामीटर है अभी सर कितने राज्यों में चुनाव हुए, बताइए। कहाँ कहीं आपकी भी सरकार बनी सर? आता है तो ईवीएम को क्या हो जाता है? ईवीएम कहाँ सर आ जाता है? आप लोग आता है। ठीक है दीपक जी, ठीक है आ रहे हैं, सिन्हा साहब आ रहे हैं, तिवारी जी आ रहे हैं। जी दीपक जी। अजितेश जी, मैं लक्ष्मी एलन तिवारी जी के इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो 400 पार का नारा दिया गया है, अगर एक प्रकार का वह भी एक सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग है, और वही बात जो है प्रदीप जी जो ने कहा, वह भी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है। इसका सच्चाई से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए 2019 में भी कहा गया, 24 में। अब दूसरी बात है, मेरा जहां तक अपना आकलन, 400 पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। जो आ रहा है आंकड़े, जो सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें 400 पार तो एनडीए नहीं कर पाएगी। वो सीटें लूज करेगी। लेकिन उसमें यह मेरा कहना है कि उसमें गोड्डा लोकसभा सीट नहीं आता है लूज में। गोड्डा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। झारखंड के कई ऐसे बीजेपी सीट है लोकसभा के जहां लूज करने की संभावनाएं है, जहाँ पे लूज, जैसे कि आपका राजमहल, ठीक है, वहाँ पे समय की कमी है, को लूज करेगी। समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है दीपक जी। धनबाद में, दीपक जी, तिवारी जी सुनिए ना, समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय कम है हमारे पास, फिलहाल यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
झारखंड के अंदर गोड्डा सीट पर वार पलटवार का दौर जारी है और इस दौर के अंदर बड़ा सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कहां हैं। कोई राजनीतिक संन्यास ले रहा है तो कोई प्रचार ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जनता टकटकी लगाए देख रही है अपने प्रत्याशी की ओर। आज की खास चर्चा में इतना ही। न सहाय के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।